कोई बकवास नहीं, सीधी क्लासेस आप लोगों के लिए, सिर्फ डेडिकेटेड काम। और ये देखिए पहला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो सबसे पहली बात, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जहां कहीं कोई नया सब्सटेंस बन रहा हो, मतलब केमिकल चेंज हो रहा हो, उसको रिप्रेजेंट करती है केमिकल रिएक्शन। भाई केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट जिससे किया जाता है उसी को तो हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन मतलब ये देखना है सिंपल सा कि कहां केमिकल चेंज हुआ है। तो यहां देखें, आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, आइस भी पानी ही है और पानी भी आइस ही है, बिकॉज आइस इज द फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर अपने आइस के फॉर्म में भी मिलता है। तो प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है, नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि कोई भी केमिकल चेंज नहीं है। A wet shirt got dried in sunlight, सीधा सीधा क्या है, इवेपोरेशन है, ठीक है। तो ये भी आपका किस में आएगा, फिजिकल चेंज में आएगा, कोई यहाँ केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। ब्राउन लेयर इज फॉर्म्ड ओवर आयरन रोड केप्ट इन एयर, ये क्या है बच्चों, ये है आपका कि हमने लोहे को बाहर रखा, उसने रिएक्ट किया वाटर वेपर से, आपके मॉइस्चर से, एसिड से, तो बाकी सारी चीजों से रिएक्ट करके जो बनता है वो है रिएक्शन। तो यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है जिससे हमें एक सब्सटेंस मिलता है जिसका नाम है रस्ट। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3 XH2O, मतलब हम इसको हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं। केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों, ऐसे समझना है आप लोगों ने और आंसर्स देने हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। इनिशियल सब्सटेंस कौन से होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, रिएक्टेंट्स। फिर उनसे जब रिएक्शन होके क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। तो उसने कहा इनिशियल सब्सटेंस रिमेन अनचेंज्ड। रिमेन्स अनचेंज्ड कब होगा, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, केमिकल चेंज नहीं होगा। तो सीधा सा हमें बताना है कौन सा ऑप्शन फिजिकल चेंज है, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ कर्डलिंग ऑफ मिल्क, यहाँ मिल्क जो है आपका कर्ड में चेंज हो गया, तो ये तो केमिकल चेंज हो गया, ठीक है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स में भी ग्रेप जो है चेंज हो जाएंगे वाइन में, है ना। फिर डाइजेशन ऑफ फूड में भी यहाँ क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। बट फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स बाय प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो क्रिस्टल्स ही तो बन रहे हैं बस उसके, ठीक है। तो क्रिस्टलाइजेशन में सब्सटेंस चेंज नहीं होता है, बस उसकी शेप चेंज हो जाती है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। तो दैट इज नॉट अ केमिकल चेंज। तो ऑप्शन सेकंड हम इसका आंसर देंगे क्योंकि इनिशियल सब्सटेंस अनचेंज्ड है, ठीक है बच्चों। दो क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को मिल गए होंगे, इसमें कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज देयर इन थर्ड क्वेश्चन, which of the following condition helps us to determine that a chemical reaction has taken place। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, हमने एनसीईआरटी में भी पढ़ा था, अपने लेक्चर्स में भी देखा है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी देयर विल बी अ इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन होगा। लाइक जिंक को जब हम H2SO4 में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, मतलब कोई भी मेटल लेते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो गैस रिलीज होती है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस तो होता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा तो केमिकल रिएक्शन का पता चलेगा, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ, क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है। चेंज इन कलर, ऑब्वियसली चेंज इन कलर तो बहुत सारे केसेस में हमें देखने को मिलेगा, तो ऑल ऑफ द अबव, तो इन सब से हमें पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। लाइक दिस यू विल फाइंड आउट द आंसर्स। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज इन्वॉल्व इन प्रॉपर्ली रिटन केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं उसमें क्या क्या चीजें हमें चाहिए होती है। अगर कोई भी रिएक्शन एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे होती है, लाइक डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, उसमें 443 केल्विन पे आपको उसको करना होता है, तो वहां क्या होता है, हम लिखते हैं टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, ये भी हमें चाहिए। इट शुड बी बैलेंस्ड, बैलेंस क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे, तो ये भी जरूरी है। इट शुड हैव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फिजिकल स्टेट्स, भाई सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैसेस में है, कोई भी सब्सटेंस उसको बताना भी जरूरी होता है। तो ये सारी चीजें केमिकल रिएक्शन लिखने में जरूरी होती है।
और यहाँ लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। जब कभी भी एक से ज्यादा ऑप्शन जो है आपका कंसीडर किया जाए तो फिर ऑल ऑफ द अबव वैसे भी लिखा जाता है, तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। सबको समझ में आ रहा है? जिसको नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपके डाउट को हम जरूर कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज देयर इन फिफ्थ क्वेश्चन? देखिए, Why is it important to balance a skeletal chemical equation? तो पहली चीज what is skeletal chemical equation? Skeletal chemical equation को हम unbalanced equation भी कहते हैं। जब कभी हम डायरेक्टली उनके फॉर्मूले लिख के इक्वेशन को बना देते हैं तब उसको कहते हैं skeletal chemical equation। बट कोई भी एक इक्वेशन जब लिखी जाती है तो उसको बैलेंस करना जरूरी होता है ताकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर सके। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? जो भी रिएक्टेंट्स हैं उनका टोटल जो मास होता है वो हमेशा प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होना चाहिए। मतलब जितना आपने रिएक्टेंट लिया है उससे जो बना है वो भी उतना ही बनेगा जितना हमने रिएक्टेंट्स लिया है, ठीक है। तो उसी चीज को यहां देखेंगे तो उसने कहा है व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, तो बैलेंस क्यों करना है? टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसकी कोई बात नहीं होती है, अभी मैंने बताया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करेगा, तो ऑप्शन सी टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Which of the following statement of the law is incorrect? Incorrect कौन सा है वो बताना है। तो देखते हैं पहले ने क्या दिया है। Total mass of elements present in the reactants is equal to total mass of the elements present in the product। बिल्कुल सही है, यही डेफिनेशन भी होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, तो सही है। हमें तो इनकरेक्ट बताना है। बी पार्ट में दिया है द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। नंबर ऑफ एटम्स सेम रहेंगे तभी तो उनका मास बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन सेम रहेगा, तो इसलिए ये भी सही है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन, ये नहीं है, क्योंकि जो एलिमेंट हम पहले लेते हैं रिएक्शन करने से उनका कंपोजिशन चेंज हो जाता है, वो कुछ और बन जाते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाती है। लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हमने अलग अलग लिए, जब हमने उसका रिएक्शन कराया तो जो प्रोडक्ट बनेगा वाटर बनेगा। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन की अलग है और वाटर की उनसे बिल्कुल अलग है। तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन, यही आपका इनकरेक्ट है। बात समझ में आ गई बच्चों? फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मुझे बताइएगा क्या आपके डाउट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following correctly represent a balanced chemical equation? Balanced chemical equation कौन सी है इनमें से ये बताना है। तो balanced chemical equation के लिए reactants के एटम के नंबर और प्रोडक्ट के एटम के नंबर सेम होने चाहिए बच्चों। तो यहाँ देखें आयरन 1 है, इधर आयरन के 3 है, ठीक है बच्चों, तो ये आपकी बैलेंस्ड नहीं है। यहाँ आयरन के 3 है 3Fe, यहाँ आयरन के 3 है, ठीक है। ऑक्सीजन की देखिए यहाँ 4 इंटू ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन की यहाँ भी 4 है। अब हाइड्रोजन की देखिए 4 इंटू 2 8 है और यहाँ 4 इंटू 2 8 है, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। तो ये बैलेंस्ड है, सेकंड वाली भी हमारी इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन कहलाएगी। 8th क्वेश्चन, when aqueous solution of the potassium iodide and lead nitrate are mixed, an insoluble substance separates out, chemical equation of the reaction involved is। तो इसमें से कौन सी आपकी केमिकल रिएक्शन हो जाएगी? यहाँ आप देखिए क्या क्या है आपके पास, पोटेशियम आयोडाइड है तो वो Ki होता है, यहाँ सब जगह Ki लिखा है, एंड लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस होता है, वो देखिए यहाँ लिखा है, तो इसलिए सिर्फ दोनों चीजें यहाँ फुलफिल हो रही है, तो यही आपका करेक्ट जो है ऑप्शन बनेगा। वाई? बिकॉज पहले जब हम रिएक्शन करते हैं तो यहाँ दोनों के फॉर्मूले लिखे जाते हैं। भाई ये एलिमेंट लिया, मैंने ये एलिमेंट लिया, इन दोनों की रिएक्शन कराई तो फॉर्मूला इन दोनों का बनता है। तो पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला Ki है और लेड नाइट्रेट का PbNO3 का होल ट्वाइस है, तो यही होगा आपका बैलेंस्ड, या फिर ये कह सकते हैं जो रिएक्शन इनके बीच में इन्वॉल्व हो रही है वो यही है, जिसमें लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट हमें मिल जाएगा। लेड आयोडाइड इज द इनसोल्यूबल सब्सटेंस जिसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इन ऑर्डर टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ द कोफिशिएंट x एंड y रेस्पेक्टिवली आर।
वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, जो कि नंबर्स में हुई, ऑप्शंस में दिया हुआ है, तो ऑप्शंस की हेल्प से हम लोग इसे कर सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन लेता हूं बच्चों, जिसको नहीं आता है बिल्कुल भी, उसके लिए बता रहा हूं, तो मतलब x की जगह मुझे 2 रखना है और y की जगह मुझे 4 रखना है। अब देखें हम लोग, अगर यहाँ 2 रखा है तो इस 2 की मल्टीप्लिकेशन pb में होगी, तो pb के 2 हो गए, यहाँ pb के देखिए 2 ऑलरेडी है, और यहाँ देखिए ऑक्सीजन के 3 है, बाहर 2 की भी मल्टीप्लाई है, 3 2 जा 6 और इस 2 की तो होगी, 12 हो गए ऑक्सीजन के, और नाइट्रोजन के 2 हो गए, तो नाइट्रोजन के देखिए यहाँ 4 है और 2 यहाँ है, नाइट्रोजन के 2 2 जा 4, तो 4 यहाँ 4 उधर, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ 2 इससे आएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा बच्चों, तो 4 नाइट्रोजन का भी हो गया। अब ऑक्सीजन का यहाँ कितना है, 3 2 जा 6 2 जा 12, यहाँ देखिए 2 ऑक्सीजन के यहाँ हो गए, प्लस 4 2 जा 8 यहाँ हो गए, प्लस 2 यहाँ हो गए, 8 2 10 2 12, तो सबके बैलेंस हो गए, तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। तो ऐसे करके ऑप्शंस का यूज करके आप बैलेंसिंग के जो मिसिंग टर्म्स है उनको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे आप लोग जो है इस ट्रिक का यूज करेंगे। 10th क्वेश्चन में कह रहे थे केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज्ड एज, कॉपर एंड ऑक्सीजन, तो कॉपर और ऑक्सीजन मिलके कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं, तो दो अलग अलग रिएक्टेंट्स लिए हमने, कॉपर एंड ऑक्सीजन, दो अलग अलग लिए, दो अलग अलग कॉपर प्लस ऑक्सीजन, उससे हमें मिला कॉपर ऑक्साइड CuO, यहाँ ऑक्सीजन के 2 है तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे 2Cu प्लस O2 गिव्स 2CO। क्या है ये, अलग अलग रिएक्टेंट जब मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है तो उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। 11. During electrolysis of water, if the volume of oxygen and hydrogen evolved at the electrodes are V0 and VH, देखिए जब भी वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तब क्या होगा, दो वॉल्यूम जो है हाइड्रोजन का और एक वॉल्यूम ऑक्सीजन का आएगा, इट मींस V0 is 1 and V हाइड्रोजन is 2 पार्ट। अब उसने कहा V0 upon VH क्या होगा, V0 upon VH, V0 is 1, VH is 2, तो आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 1/2। ट्वेल्थ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कैटेगराइज्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होती है जिसे हम हीट देते हैं और वो डिकम्पोज हो जाता है। कोई भी एक सब्सटेंस जिसको रिएक्टेंट बोलेंगे, जब हम उसको हीट करते हैं तो वो एक से ज्यादा सब्सटेंस में जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, उसको कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। किसकी हेल्प से हुआ, हीट देने की वजह से, इसलिए वो थर्मल होगा। फर्स्ट रिएक्शन में देखें, जब वाटर जो है वो स्प्लिट होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, मतलब वो ब्रेक डाउन होता है, तो वो होता है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस है। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं है डिकम्पोजिशन, लेकिन कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइसिस। दूसरे में देखें AgBr, Ag और Br2 में डिवाइड हो गया, स्प्लिट हो गया, इसको भी कहेंगे डिकम्पोजिशन, बट ये होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, तो इसको फोटोलाइटिक कहते हैं। ऐसे ही AgCl भी फोटोलाइटिक होता है, ये दो आपके फोटोलाइटिक होते हैं, नहीं याद कर लीजिए। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है वो तभी आपका डिकम्पोज होता है एक से ज्यादा सब्सटेंस में, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऐसे बढ़िया सेशन लेने के लिए, डेली अपना रिवीजन करने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली आपकी क्लासेस आएंगी जिसमें साइंस, मैथ्स एंड SST कवर होगा। डेली आपको बढ़िया बढ़िया ऐसे क्वेश्चंस करा के हम लोग एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर कराएंगे। मिलते हैं कल फिर नए सेशन में। थैंक यू।